मैं आई नो आपका सवाल है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि चूंकि सोलंकी साहब ने बात की वेस्टफुल अखराजात की, डॉक्टर कैसर बंगाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वो भी काफी दिनों से ट्वीट करें कि जी आप अपने खर्चे बचाइए, आईएमएफ के प्रोग्राम के अलावा मुतबादिल का सोचिए। लेकिन मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि आपने जो आज एक मजमून लिखा है कि ये जो अभी 33 हलकों में जिमनी इंतखाबात होने हैं, उसमें सिर्फ पोलिंग स्टेशन कायम करने का 14 अरब रुपए का खर्चा है और बाकी खर्चा तो उससे भी कहीं ज्यादा होगा। तो जरा सा वो भी बताइए नाज़रीन को ये कि ये क्या तमाशा पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। एक तरफ हमें जो है एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का सामना है और मुल्क में इस शदीद किस्म का अदम इस्तेहकाम है, और ऊपर से ये ज़िमनी इंतखाबात के ड्रामे, और उसमें भी एक ही उम्मीदवार। कमाल है वैसे। जी फौजिया। मतलब ये तो अल्टीमेट है रजा कि एक बंदे की पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप दुनिया जहान के फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का जाया करते हैं। नंबर वन, हम जैसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात करें तो ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल है नेक्स्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये बात करनी बहुत जरूरी है कि जो एक से ज्यादा हलकों में जीते ना, जो सीट रिटेन करे, बाकियों के बाय इलेक्शन का खर्चा वो दे। अब मैंने ये कैलकुलेट जो किया है, ये जाहिर है मैंने इलेक्शन कमीशन से भी मैंने मदद हासिल की, और आपको पता है चूंकि मैंने इस पर काम भी बहुत किया हुआ है कि 2018 के अगर हम पोलिंग स्टेशन ले लेना कि तब कितने पोलिंग स्टेशन बने थे क्या है, तो 33 हलकों में तकरीबन 9,675 एग्जैक्ट पोलिंग स्टेशन है। को 29,800 के करीब पोलिंग बूथ है, क्योंकि आपको पता है मेल फीमेल होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन 1.43 मिलियन के हिसाब से इसको एवरेज आउट करता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। सिर्फ इसको हम करें ना तो 14 अरब तकरीबन बनता है। ये एक साइड है। दूसरी साइड है कि एक कॉन्टेस्टेंट या कैंडिडेट भी जब इलेक्शन लड़ता है तो उसकी भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर होते हैं। एक उसकी भी कैप की हुई है जो 4 मिलियन पे कैप है, जो कभी भी 4 मिलियन नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। तो अगर सिर्फ 4 मिलियन को कैलकुलेट करें तो 132 मिलियन ये बनता है। तो दैट मीन्स कि खान साहब 14 बिलियन तो मिनिमम, अभी इसमें सूबाई हुकूमतों के जो अमलों के अखराजात है वो नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन के वफाक में अखराजात होंगे वो नहीं है, और इसके इंसिलरी बहुत सारे एक्सपेंडिचर है वो शामिल नहीं है। कि हमने सिर्फ एक छोटे यूनिट की कॉस्ट बताई है। दी अदर इज के खान साहब को 4 मिलियन अगर 33 के साथ डिवाइड करें ना तो 132 मिलियन, तो उनको 33 अकाउंट खोलने पड़ेंगे और इस 4 मिलियन के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिसाब भी देना पड़ेगा। तो क्या उनकी पार्टी के पास 132 मिलियन स्पेयर पड़ा है कि वो खर्च कर दे, या खान साहब के पास इतना स्पेयर पड़ा है तो खर्च कर दे? एक तरफ आप रोना रो रहे हैं, लोगों को खाने की रोटी नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं। फिर पोलिंग अमला, आपको पता है तकरीबन 49,000 मिनिमम आपको पोलिंग स्टाफ चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा जो अपने इदारों से काम छोड़ के यहाँ पर काम करेंगे। करीबन 60,000 पुलिस वाले आपको चाहिए। बाकी तो आप छोड़ दें, बिजली का खर्चा क्या होगा, उनको फोन का खर्चा क्या देंगे, डीएसए क्या देंगे, डा डा डा, वो इतना बड़ा है। तो क्यों, आखिर क्या डर है पीटीआई को? नंबर वन, पीटीआई से ये जवाब लेना चाहिए हमें क्यों अगर वो प्रिज्यूम कहते हैं कि हम प्रिज्यूमेटली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्या मुल्क कौम और मैशत का खसारा जो सब खसारे में जा रही है उसके मजीद खसारा करवा रही है? क्योंकि अपने चेयरपर्सन की ईगो को सेटिस्फाई करें, या पीटीआई ये समझ रही है कि उनका वर्कर और मोटिवेशनल फटीग इतनी बढ़ गई है और जो वर्चुअल रियलिटी में वो रह रहे हैं उसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसको रिजुविनेट करने के लिए वो ये काम करना चाहते हैं। कोई टिकट लेने को तैयारी? मुझे बताएं कौन बंदा इस वक्त बाय इलेक्शन का इवन पीटीआई का टिकट लेकर डटेगा जिसमें उसको पता हो कि उसने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं? तो यू शुड 3 महीने बाद, हाँ जी, 2 महीने बाद दूसरा इलेक्शन हो जाना है। नहीं होना चाहिए ना किसी को। नहीं तो ये इलेक्शन नहीं, लेकिन फौजिया, लेकिन हाँ, कि तकरीबन इन 33 में 12.75 मिलियन वोटर्स हैं। तो एक अगर सीट वो रखेंगे तो 3.5 लाख 3.25 लाख को रखेंगे, तो बाकियों का तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आपने जाया कर दिया ना, उनका तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। नहीं, लेकिन फौजिया एक सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन को इन बातों का पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं कर सकता कि अभी अक्टूबर में इलेक्शन होना है तो हम ये सीटों के ऊपर नहीं कराएंगे, नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। ये वो वाली जगह है जहां पर आइन और इलेक्टोरल रूल्स जो है ना वो वॉइड में चले जाते हैं। उनका काम करवाना है, उनका काम करना, ये फैसला नहीं है, यहाँ पर वॉइड है।
और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। हमारे ट्रायल कोर्ट जो है ना वो जुडिशियल विजिलेंटिज्म में बने हुए हैं जनाब। बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आइन के दावेदार भी वो बन गए हैं, लिख भी वो खुद रहे हैं, जो उन्होंने दिल करे वो करने लग गए। मगर ऐसे तो बात, वो कहते हैं ना ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल। वो उसकी एक वजह भी है, कू एक पावर डायनामिक का पार्ट भी है। और हमने ये भी देखा है कि जब जब मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान में तो बबल इकोनॉमीज बन जाया करती थी, हालात एकदम बेहतर हो जाया करते। तो लोगों को शायद बैक ऑफ द माइंड ये भी लगता है कि अगर मार्शल लॉ दोबारा आ जाएगा तो वो कंटेन हो जाएगा, क्योंकि सियासतदान करप्ट होते हैं, वो निकल जाएंगे तो अच्छे आ जाएंगे। एक तो इससे निकलना होगा, हमें अपनी कौम की सोच को भी बदलना होगा कि इस मुल्क में सिर्फ, जैसे बगाली साहब ने बहुत सही कहा कि सिर्फ सियासतदान चोर नहीं है खा रहा है, हम सारे चोर हैं। मगर दो बड़े चोर जो है उनको अपने आप को एड्रेस करना होगा। और ये जो कौम को ना ये जो एटमी ताकत वाला खारिश है ना, थोड़ी इसको काबू करके रखें। एटमी ताकत से लोगों के घर में रोटी नहीं आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझे। और अगर हम फौज के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, नॉन कम्बैटेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की बात करते हैं तो उसका मतलब फौज को कम करना या उसकी ताकत को कम करना नहीं हो सकता। आखिरी बात ये कि अब वक्त आ गया है जब फौज को, जैसे रजा रब्बानी साहब ने एक दफा फरमाया था, मेज पर बैठ के काम को सेटल करना होगा। आप सियासतदान, वो जैसे मुनाज़िर ने कहा, उनके बस की बात नहीं है। इकोनॉमिक चार्टर वाकई में साके मईशत करने का वक्त आ गया है। हाँ आइदर यू डू इट और यू डोंट डू इट। अच्छा, ये फिर आपकी फौजिया मुझे